हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। आरबी का सीजीएल 2025 के लिए लाइव मॉक 31 ऑलरेडी आ चुका है और आप लोगों ने अटेम्प्ट कर भी लिया हुआ। जिसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, आज का दिन है आप लोगों के पास, आप शाम तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस एंड मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। और मैंने आपको जो स्टेनो है इसके सारे के सारे पेपर्स मॉक फॉर्मेट में टाइप वाइज सब्जेक्ट वाइज सब दे दिया विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना तो इसकी हमने पीडीएफ भी आपको दे दी है। इसमें जीके की आप देखेंगे, जीके की विद डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल दी है। इंग्लिश की कंप्लीट ई बुक विद डिटेल्ड सॉल्यूशन टॉपिक वाइज ये भी अपलोड कर दिया। अब वहां से अगर पीडीएफ यूज करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक पे आपको जाना है, जैसे सिनोनिम्स पे हमें जाना है, इसमें पता नहीं चलता क्यों नहीं है, वैसे ही आपके ब्राउजर में चल जाएगा। तो वर्ड्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके आंसर के और उसके बाद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो ये ऐसी हमने जीके की भी इंग्लिश हिंदी में दे दी है, ठीक है। रीजनिंग की भी जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। और बाकी जो आप आरबी की वेबसाइट है उस पे जाके ये सारे के सारे पेपर टेस्ट फॉर्म में अगर आपको लगाने फुल लेंथ और टॉपिक वाइज आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर सेक्शन लगाने हैं आपको, से इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगाना है तो इंग्लिश के सेक्शनल भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन वाले अवेलेबल है, टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है, सब आप देख सकते हैं। चलिए, बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे जो कि यूट्यूब में नहीं पता चल पाती, राइट। और एक प्लेलिस्ट बनाई दी थी बेस्ट क्वेश्चंस की जो लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं, वो आप देख लेना। 31 लाइव मॉक यहाँ पे हो चुका है। इन सब के मैथ्स कुछ सोल्यूशन मैं कराता हूँ। काफी लोग मेरे को बोल रहे थे सर आप मॉक टेस्ट लेके आइए, जैसे काफी लोग करा भी रहे हैं कि मैथ्स के 10 टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पे उसका करा दीजिए। भाई मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। अगर आप ये प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर 31 मतलब 31 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 7 एडिकेटिव पैटर्न पे टेस्ट है जिनका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है, मतलब अलग से फिर टेस्ट क्रिएट करना, ये भी तो हम ही बना रहे हैं ना टेस्ट, ठीक है। मैं कुछ अलग थोड़ी बनाऊंगा, हम ही बना रहे हैं सारे के सारे टेस्ट। मैं एक एक टेस्ट को वेरीफाई करता हूँ मैं, तब जाके आपके सामने वो लाइव टेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से टेस्ट है। बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 या 3 दिन का टाइम आपको मिलता है। यहाँ पे आरबी की वेबसाइट पे भी जाएंगे आप, लाइव टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 31 वाला आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये पुराना स्क्रीनशॉट है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। और बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर है वो सारे के सारे टेस्ट पुराने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस मॉक के एनालिसिस पे आते हैं। अभी तक लगभग 22,000 एस्पिरेंट्स ने ये वाला मॉक दे दिया है, जिसमें एवरेज स्कोर 102.5 है। अगर मैं फेक एंट्री हटाऊं तो 104 तक एवरेज स्कोर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर लोगों का स्कोर 111 से 115 के बीच में आ रहा है। इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं तो 105 ही चला गया बल्कि एवरेज अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर मॉक का 105 एवरेज जा रहा है। मीडियन स्कोर 108 के आसपास गया। टोटल अगर एस्पिरेंट्स देखें जो 130 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं वो 3000 है आउट ऑफ 21,000, ठीक है। और अगर 120 से ऊपर वाले देखें तो 6,000। अब धीरे धीरे लोगों का स्कोर भी इंप्रूव होने लग गया और इस मॉक का लेवल हमने थोड़ा सा पिछले मॉक के कंपैरिजन में लाइट रखा था, ठीक। तो ये हो गया। अगर ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने मार्क्स से ऊपर कितने कितने एस्पिरेंट्स हैं, उनका आपको डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें रीजनिंग सेक्शन की तो रीजनिंग में एवरेज स्कोर 30 गया है। एक मॉडरेट पेपर था जिसके अंदर जो अच्छा स्कोर माना जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप यहाँ पे ले आते हैं 38 कह रहा हूँ तो 38 इज अ गुड स्कोर। 38 प्लस अगर रीजनिंग में आ पा रहा है। इसके अलावा जीके सेक्शन बहुत ज्यादा इजी था। इस बार एवरेज स्कोर 20-21 जा रहा था, जहां पिछले मॉक में सिर्फ 9 से 10 नंबर था। तो इसे इजी टू मॉडरेट की रेंज में डालेंगे और इसमें जो ठीक स्कोर माना जाएगा वो आपका यहाँ पे 32 प्लस इतना आना चाहिए। इस तरह के मॉक के अंदर काफी इजी था जीके इस बार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स सेक्शन की तो मैथ्स का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग स्कोर कर रहे हैं, 35 प्लस इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। इंग्लिश की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर 30 है। इसका लेवल भी मॉडरेट था और अगर हम देखें मॉडरेट प्लस भी कह सकते हैं, मतलब मॉडरेट से थोड़ा और बेहतर और अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा आपका वही 38 प्लस, ठीक है। तो आपको इतना टारगेट इसमें लेके चलना था। सेफ स्कोर सभी कैटेगरी का यूआर का 123, ओबीसी 119, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी का इतना रहेगा इस तरीके के मॉक के अंदर। ये सारे मॉक का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं अब तक 31 लाइव टेस्ट हुए 2025 के लिए।
इसके अंदर अगर आप देखेंगे मॉक 24 से लेके जितने भी मॉक्स हैं ये सारे एडिकेटिव पैटर्न पे ही हैं। आप यहाँ पे देख ये चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एवरेज स्कोर था जो पहले टीसीएस पैटर्न पे मॉक्स बनते थे उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इतना स्कोर आता था। ठीक है, अभी जब से एसएससी ने क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी पता नहीं है कौन सी है, जब से उस वेंडर ने एक पेपर लेने स्टार्ट किया तो उसके बेसिस पे हमने मॉक बनाए। तो आप देखेंगे एवरेज स्कोर यहाँ पे है, जिसमें ज्यादातर जो स्कोर का आप स्कोर देखेंगे ना वो वेरी करेगा, जनरली 102 103 के आसपास एवरेज स्कोर रहता है इन सभी मॉक्स के अंदर। बाकी उनका सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज सब कुछ मैंने बता रखा है। इसके अलावा हमने 10 न्यू टेस्ट और लेटेस्ट पैटर्न पे जो हमारे टीयर 1 टेस्ट सीरीज यूजर है उनके लिए बना दिए हैं, वो भी अवेलेबल है, वो लोग वो भी दे सकते हैं, या कॉम्बो टेस्ट सीरीज यूजर है वो भी। ठीक है, तो टोटल 17 टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। इसके अलावा जो स्टेनो के पेपर हुए थे अभी वो सारे पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए, वो आप दे सकते हैं। अब चलते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन की तरफ, एक एक करके मैथ्स का सारे सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या था, ये सिमिलर टाइप का सवाल एसएससी स्टेनो में भी पूछा गया था। मैंने आपको स्टेनो के मैथ्स के सॉल्यूशंस कराए हैं, उनमें भी इस टाइप का सवाल कराया था। क्वेश्चन में कहता है एक प्लेयर ना 21 कार्ड्स को होल्ड करता है जिसमें 4 सूट के कार्ड हैं। सूट क्या होते हैं हमारे, स्पेड हो गए, हार्ट हो गए, क्लब हो गए, डायमंड हो गए। ठीक है, चिड़ी, पान, हुकुम, इक्का, ईंट, ये 4 होते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पान, इसे हुकुम बोलते हैं, इसे चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, और इसे हम ईंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 12 तो लाल हैं और 9 ब्लैक हैं। इन दोनों के सम हो गया 12 और इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 9। जो हमारे पास डायमंड के कार्ड हैं वो 3 गुना है जो हमारे पास स्पेड्स के कार्ड हैं। तो अगर मैं इसे x मान लूं तो मेरे पास ये कितने हो गए, 3x हो गए। आगे कहता है जो हार्ट के कार्ड है वो 1/3 है नंबर ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स का अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू तो x ही बचेगी। हमें बताना है क्लब्स के कितने कार्ड होंगे, ये वाले कार्ड कितने हैं ये बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ 23% लोगों ने करा, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। इसमें है ही क्या, आप कहेंगे सर ये मेरे पास 3x है, ये x है, टोटल मिला के कितने हो गए 4x। किसके बराबर है, 12 के बराबर है। रेड कार्ड 12 थे तो x का मान कितना हो गया मेरे पास, 3 हो गया। अगर x 3 हो गया तो ये वाली वैल्यू 3 हो गई। हमें बताने थे क्लब कितने हैं, तो टोटल 9 है ब्लैक कार्ड्स, तो 9 में से 3 को घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 6 बचेगी। क्लियर है क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड अभी स्टेनो में पूछा गया था ये। अगला सवाल हमारे पास टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन में कहता है कि टी एक काम को 16 दिन में फिनिश कर सकता है। टी ने 4 दिन काम किया, फिर उसे यू ने ज्वाइन कर लिया और रिमेनिंग काम को अगले 6 दिन में इन्होंने निपटाया, तो कितने दिन में यू अकेला काम को कर सकता है। बहुत तरीके हैं, आप बेसिक एरो मेथड भी यूज कर सकते हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। मैं कह रहा हूँ कि टी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो टी एक दिन में मैं मान लेता हूँ टी काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम करेगा, 16 टी करेगा। ये हो गया टोटल वर्क। अब कहता है आगे टी ने क्या करा, 4 दिन तक काम करा, उसके बाद 6 दिन तक टी और यू ने मिलके काम करा, तो ये भी क्या होगा, टोटल वर्क होगा, है ना। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 6t, 10t यहाँ पे घट जाएगा तो 6t, इधर कितना है 6u। तो आप कहेंगे सर t बराबर हो गया u के, तो t और u की एफिशिएंसी बराबर हो गई। अगर t और u की एफिशिएंसी बराबर, तो t को कितना दिन लग रहा था, 16 दिन लग रहे थे काम को कंप्लीट करने में, तो u को कितने दिन लगेंगे, u को भी 16 दिन लगेंगे। जरूरी नहीं है हर बार हम एरो मेथड से करेंगे, टोटल वर्क निकालें फिर ऐसे करें कि टी और टी है 16 दिन है तो टोटल वर्क यहाँ पे 16 मान लिया, इसकी एफिशिएंसी 1 मान ली। इतना सब करने की भी जरूरत नहीं, कई बार डायरेक्टली भी हो जाता है। अगला सवाल हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल है। हमें क्या दे रखा है, 5 लोगों की एजेस दे रखी है ग्रुप की, तो हमें बताना है कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। सबको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मेरे पास रूट में xi माइनस मीन समेशन ऑफ i 1 से लेके n तक जितनी भी वैल्यूज हो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, m क्या है मेरा, एवरेज है। ये फॉर्मूला लगा के हमें क्वेश्चन को करना होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए इन 5 संख्याओं का सम करेंगे। आप यहाँ पे अगर थोड़ी सी पेयरिंग बना पाए तो आप देखेंगे 15 और 25 40 और 40 80, 18 और 32 50, तो 130 बन गया सम।
और डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो ये आ गया मेरे पास 26। अगर ये वाली वैल्यू बन गई तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकाल रहा हूं तो आप कहेंगे सर 26 में से इसमें से इसे घटा लो, पहली वैल्यू में से इसे घटा लो एवरेज को, या फिर इसमें से इसे घटा लो। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी था, ये लिख लेना। ठीक, तो मेरे पास क्या होगा, 26 में से 15 को घटाया तो 11 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 26 में से 18 को घटाऊंगा तो 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। 26 में से 25 को घटाऊंगा तो 1 स्क्वायर। 32 में से 26 को घटाऊंगा तो 6 स्क्वायर। 40 में से 26 को घटाऊंगा तो 14 स्क्वायर। इन सब का हमें सम करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा, और उसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5। तो इन सब का स्क्वायर का सम करना है। तो 121 है, 64 है, 1 है, 36 है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते ही ऐसे सवाल। ये हो गया 196। अब यहाँ पे सम कर लेंगे। 18 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 9 12 21 418। कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, 5 थी। एन का मान क्या था, 5। और अब इसका क्या लेना है, रूट लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे 8 जा जाएगा 83, रूट में आ गया मेरे पास 8 3 और 0.6। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 9 8 10 और 7। इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 83 के, आप कहेंगे सर 81 होता है जो कि 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा। क्या हमें आगे सोल्व करने की जरूरत है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो तो इस क्वेश्चन को भी आप विद इन 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं है कि हमें लास्ट के लिए हमेशा छोड़ के चलने इस तरह के क्वेश्चन। ये सिंपल सवाल था जो कि 88% लोगों ने करा, ये सिर्फ 26% लोगों ने करा था। अब देखो इसमें कहता है कि एक आदमी ने एक मोबाइल फोन को बी को बेचा 35% के गेन पे। ठीक है, तो ए का मान लो कीमत ये रही होगी, इसने 35% के गेन पे बेचा। तो 35% क्या होता है, ये होता है 7/20। तो 27/20 में इसने बेच दिया बी को। बी ने सी को बेचा 20% के लॉस पे, तो 20% होता है 1/5। तो 5 में 1 घटा दो तो इसका 4/5 में बेचा होगा। और सी ने इसके लिए पे करे कितना, तो ये अमाउंट किसका बन गया, सी का। ये हो गया 6804। हमें बताना है कि ए ने कितना पैसा पे किया था, इसका मान हमें बताना है। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोल्व कर लेंगे। चारों ऑप्शंस में आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमारे पास 2 जीरो आ रही हैं, है ना। तो भाई 5 और 20 तो ये 100 ही बन रहा है, तो इसे मत छेड़ो, इसे एज इट इज रहने दो। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे को पता है ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इस पूरे के पूरे को काट रहा होगा, तभी लास्ट में 2 जीरो मिलेंगी। 7 चौक कितना, 7 8 7 4 जा 28। 8 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 4 मिल जाए। आप कहेंगे सर या तो 3 से करना पड़ेगा या फिर 8 से करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, क्या 3 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। लेकिन आप मोटा मोटा देखें तो ये मेरे पास 27 इंटू में 4 कितना होता है, ये होता है 108। 108 से अगर 680 को मैं पहले काटता हूं तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगी आपके पास, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे आएगी लगभग 6। तो फर्स्ट डिजिट मेरी 6 होगी, उसके बाद 3 या 8 में से कुछ होगा, फिर 2 जीरो आएंगी। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6300। क्लियर। कई बार डायरेक्टली मिल जाता, कई बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है अगर हम ऑप्शन से कर रहे हैं। हालांकि ये तो सिंपल था, पूरा भी सोल्व कर सकते थे, बट इट्स अप टू यू हाउ यू सी इट, क्या अप्रोच पहले दिमाग में आती है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर हमें O दे रखा है और उनके रेडियस 24 और 30 दे रखे हैं। तो ये मान लो 24 है हमारे पास, और दूसरे वाले जो ये रेडियस होगा ये हो जाएगा हमारे पास 30। आगे कहता है कि कोड ए बी है, वो लार्जेस्ट सर्कल की कोड है लेकिन स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है जो कि उसे सी पॉइंट पे टच करती है। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास कह रहा है कि यहां पे चलो एक इस तरह की हमने कोड बना दी ए बी, जो बड़े सर्कल की कोड है छोटे वाले सर्कल की एक तरीके से टेंजेंट की तरह काम करेगी और इसे सी पॉइंट पे टच करेगी। और आगे कहता है कि भाई एडी क्या है आपका, एडी डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का। तो हमें लेंथ किसकी बतानी है, सीडी की लेंथ बतानी है। हमें कौन सी दूरी बतानी है, हमें दूरी बतानी है ये। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं।
अच्छा, धीरे धीरे एक एक करके सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये 24 दे रखा है, ये रेडियस होगा बड़े वाले ट्राइंगल का, इसका रेडियस कितना दे रखा है 30। 30 और 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 18 के साथ बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में ये वाली दूरी मेरे पास 18 आएगी या नहीं आएगी। वरना आप ऐसे भी देख सकते हो, 30 क्या होता है, ये होता है 6 इंटू में 5। 24 क्या होता है 6 इंटू में 4। 5 और 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 के साथ, तो 6 इंटू में 3। ये मेरे पास AC आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 18। अब ये 18, तो हमें कौन सी दूरी निकालनी है, हमें we need to find out this value, right? अच्छा, एक चीज बताओ, ये मेरे पास अगर AD एक क्या है, डायमीटर है, तो ये दो सेमी सर्कल में बांट देगा, और सेमी सर्कल में कोई भी कोण बने वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं कहूं, यहां से हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मैंने ये वाली लाइन मिला दी और ये तो पूरा जा ही रहा है, तो ये क्या होगा, एक सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला कोण मेरे पास 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ये 18 है, तो अगर एक सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं एक कोण पे तो वो बाइसेक्ट करता है, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी मेरे पास 18 हो जाएगी। अच्छा, ये 30 है, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब ये वाली दूरी मेरे पास टोटल हो गई 60, ये दूरी पूरी टोटल हो गई मेरे पास यहां से लेके यहां तक 36। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, क्या आप ये वाली लेंथ भी बता सकते हैं। हालांकि ये लेंथ बताने के लिए आप जरूरी नहीं है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, आप यहाँ पे सिमिलैरिटी भी लगा सकते थे कि भाई ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, तो सेम रेशियो में बटेगा। ये 30 का 60 हो गया, तो जो ये वाली दूरी थी मेरे पास 24, तो 24 का डबल ये हो जाएगा 48। ठीक है, कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये और ये पूरा बड़े वाला। इसमें क्या लग सकती थी सिमिलैरिटी, तो इसका डबल हो जाएगा। ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें 36 और 60 पे, तो भी आपको 48 वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ट्राइंगल बचा, ये 90 डिग्री है, ये 18 है, ये मेरे पास 48 है, और मेरे को इसका मान बताना है क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 18 और 48 के अंदर आप कहेंगे सर ये दोनों वैल्यू क्या है, 6 से 6 कॉमन आ रहा है, 6 इंटू में 8 है, और ये 6 इंटू में 3 है, तो 6 को कॉमन ले लेंगे, है ना, और ये 3 और 8 का स्क्वायर कर देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 8 64 और 9 रूट में 71 बचेगा। अब ये देखो, आप देखो कि 64 के बाद 71 आया, फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर, सॉरी 73 आया, और उसके बाद फिर मैं 9 का स्क्वायर करता तो वो आता 81। ये उनके लगभग बीच में पड़ रहा है, तो ये वाली वैल्यू लगभग 8.5 के आसपास जाएगी मेरी। ठीक है, तो 6 इंटू में 8.5 लगभग आप करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 48 51 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। 51 के आसपास यही आंसर जा रहा है, तो यही हो सकता है सही। ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि भाई यार ये 73 पड़ रहा है, 64 8 का स्क्वायर है, 91 किसका स्क्वायर है 9 का, तो उसके बीचों बीच पड़ रहा है, तो लगभग वैल्यू मेरी 8.5 के आसपास होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हमने निकाला और उसके बेसिस पे मेरे को 51 मिल गया, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे को 54 चाहिए था तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था, क्या ये 9 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तब जाके 9 होता तो 9 6 54 होता, तब 56 तो और भी बड़ा हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। और ये 48 कब आता, जब ये वाली वैल्यू 8 होती, क्या ये 8 है, नहीं, 8 से काफी बड़ी है, तो 48.6 भी नहीं आ सकता। अगर आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इतने रुपए हैं, ये PQR में कुछ इस तरीके से बांटे कि P का जो शेयर है वो 25% कम है Q के शेयर से, तो Q का 4 होगा तो P का 25% कम करके 3 हो गया। Q को जो मिलता है वो 60% ज्यादा मिलता है R से, तो अगर मैं Q और R को कंपेयर करूं तो मेरे को R को अगर 5 मिल रहा होगा तो Q को कितना मिल रहा होगा, 60% ज्यादा 8 मिल रहा होगा, कुछ इस तरीके से है। आप देखेंगे यहाँ पे Q का रेशियो 4 है और यहाँ पे 8 है, तो इसमें भी 2 से गुना कर दो पूरे में, तो PQR का रेशियो कितना हो गया मेरे पास 6:8:5। कहता है कि डिफरेंस बता दो P और Q के शेयर में क्या होगा, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है 2 रेशियो, इसका मान मेरे को बताना है। अगर हमारे पास ये कंबाइंड कितना है
8 5 13 और 6 19। 19 रेशियो इसे रिप्रेजेंट करता है। तो एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा? 4 8 7 5 4 डिवाइडेड बाय 19 को, और 2 रेशियो इनटू में 2। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट डिफरेंट है। अच्छा 3 सेम है और 2 सेम है, बाकी अलग है। तो यूनिट डिजिट से एक बार ट्राई करके देख लो। देखो 2 को तो 9 नहीं काट पाएगा, तो 9 इसे ही काटेगा 4 को। 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? तो आप कहेंगे सर 6 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 6 आएगा तो 6 इंटू में 2 12। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि दो इक्वेशंस के ग्राफ हैं जो पी ए बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। अच्छा, इक्वेशन अगर एक लीनियर इक्वेशन हो तो वो क्या करती है, जब मैं प्लॉट करता हूं एक लाइन बनाती है। एक मेरे पास दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो -1 लिख सकता हूं। और दूसरे वाली जो मुझे दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू y लिख सकता हूं। जब ये दोनों टकराएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो किस पॉइंट पे कर रही हैं? वो पी ए बी पे कर रही हैं। इंटरसेक्ट उस पॉइंट पे करती है जो इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वो पॉइंट कैसे मिलेगा? एक्स और वाई का यहाँ पे आप सोल्व कर लेंगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा एक्स और वाई का, जहां पे जो इसे सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशंस को। वो ए की जगह फिर आप एक्स रख दोगे, बी की जगह वाई रख दोगे, और यहाँ पे रख के आप अपना आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी 75% लोगों ने कर दिया, इसकी खुशी है। अगर मैं सोल्व करता हूं तो सबसे पहले भाई इस वाले में 3 से अगर मैं गुना कर दूं तो 3y कट जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास 5x, और ये 15 माइनस 1 14, तो x का मान आ गया 14/5। ठीक है, अगर x का मान 14/5 यहां पे रखा तो इधर जाके 5 में घटाना पड़ेगा, तो -14/5, 25 माइनस 14 डेट इज 11, तो y का मान 11/5 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं सब, ये हो गया। जब देखो आप ध्यान से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये स्क्वायर करना है, इसका डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है ना। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो नीचे 5 स्क्वायर आ रहा है। जब इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तब भी नीचे क्या आ रहा है? 5 स्क्वायर, है ना। सब जगह 5 स्क्वायर आएगा इधर, और इधर मैं करूंगा तब भी मेरे पास सब जगह क्या आएगा? क्योंकि स्क्वायर है और प्रोडक्ट है, नीचे 5 स्क्वायर आएगा, तो वो तो कट ही जाएगा, उसे लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे a को सिर्फ क्या मान लो? a को 14 मान लो, और b को क्या मान लो? 11 मान लो, और सोल्व कर लो। मैं कहूंगा यहाँ पे 14 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 14 इंटू में 11 है, और यहाँ पे मेरे पास 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर प्लस में 14 इंटू में 11, यही आएगा। अच्छा, सोल्व कर लेंगे, आपके ऊपर है आप कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना चाहें। आप जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर मेरे को 196 दिख रहा है, इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 11 को, ठीक है, और मेरे पास बचेगा ब्रैकेट में -3। 11 इंटू -3 कितना होता है? -33 बनेगा, और नीचे कुछ आएगा। अच्छा, ऑप्शन की भी एक बार नजर डाल लो भाई। ऑप्शन मेरा बहुत बड़े बड़े है ना न्यूमरेटर में, है ना, 100 से बड़े ही है सारे के सारे, तो ये वाली वैल्यू 100 से कुछ बड़ी है। अगर मैं 2 से भी काटता हूं तो वो 100 से नीचे चली जाएगी, तो कहीं कटेगा नहीं, तो जो न्यूमरेटर है वो मेरा एडिटी जी आएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी बची मेरे पास? 163। 163 का फैक्टर ही मेरा एक आंसर हो सकता है, और 163 का न्यूमरेटर में फैक्टर एक यही दे रखा और कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर, आगे करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दे रखा है कितना? 9:5। आगे कहता है उनके प्रॉफिट का साल के अंत में रेशियो दे रखा है हमें 3:4। हमें बताना है अगर ए ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। आपको पता है कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का अगर मैं रेशियो ले लूं तो वो टाइम के रेशियो को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो मैंने इनका रेशियो ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कट रहा है, ये आ जाएगा 3, और कुछ कट रहा है नहीं, तो आप आगे क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं कहूंगा ये आ गया 5:4। ये आ जाता है हमारा इनके टाइम का रेशियो। क्या कहता है? ए ने 10 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करे तो बी कितने महीने के लिए करेगा? तो 5:10 के बराबर, और ये हो गया मेरे पास। अच्छा, 4 3 12 है, सॉरी, ये यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये 12 आएगा। 12 टू जाए, हो जाएगा 24। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? अगला सवाल हमारे पास, कुछ पैसे हैं जो कि बन जाते हैं 81 टाइम्स 4 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो भाई हमें पता है कि भाई
कितने हो जाते हैं, प्रिंसिपल अगर ये है तो अमाउंट आफ्टर 4 ईयर कितना हो रहा है इसका 81 टाइम्स। 4 साल की बात करें, अगर मेरे को 1 साल पे आना है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट अगर मेरे को 1 ईयर का चाहिए तो हम इसमें पावर क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1:3। मतलब अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3। कितने का ब्याज मिल जाएगा, आप कहेंगे सर 2 का मिल जाएगा। 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, 1 पे 1 साल में, इनटू में 100% कितना हो गया, 200% हो गया। ये विदाउट पेन करने वाले सवालों में से एक था। आपने देखा जैसे 81 टाइम्स हो रहा है 4 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, पावर 1/4 करी तो 1:3। ब्याज कितने का मिला, 2 का मिला, 1 पे तो 2 का मिला, अगर 1 पे तो कितना परसेंट हो गया, 200% हो गया, 200% हो गया। इसलिए सभी लोगों ने सही भी किया। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी का ही सवाल है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, आपको सोल्व करके यहाँ पे बताना है के का मान क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को टाइम भी लगता है, और इसमें क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल हैं, तो आप थीटा का मान कुछ भी मान के कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 4 ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि भाई के की वैल्यू जो निकली वो किस पे मैच कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें थीटा की वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो चारों ऑप्शन में क्या दे, डिफरेंट आंसर दे, राइट। आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे आप 45 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि 45 पे 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे। 0 पे नीचे सेक है, 10 है, तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, या तो आप 30 डिग्री रख सकते हैं या फिर आप 60 डिग्री रख सकते हैं, अगर आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। एक बार की में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिंपल वैल्यूज नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा अगर आप 30 और 60 यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप बेसिक से कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ पार्ट बेसिक से सोल्व कर लिया, उसके बाद वैल्यू पुटिंग लगा लिया अगर कहीं फंसते हो तो। जैसे कि मेरे को कुछ चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रही हैं, cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 1 है, ये किसके बराबर होता है, ये रिजल्ट याद करा रखा है, ये होता है 1 - 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर। और इसमें -1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बचेगा, है ना। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। आपको पता है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा और कोट थीटा। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि tan और कोट का प्रोडक्ट तो 1 ही होता है। तो अगर मैं इसे लिख दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +2। अगर आपको पता हो tan थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा साइन थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा रखी है, वरना सिंप्लीफाई कर लोगे, साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन, कोस साइन डिनोमिनेटर में, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो 1/cos साइन बचता है। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, 1/cos बाय साइन। इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास, स्क्वायर करने पे इसका, और ये कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे -3 बचेगा और ये +2। तो इधर वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, -1। डिनोमिनेटर पे आ जाओ अब आप, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसमें से एक sec थीटा माइनस tan थीटा ले लूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहां पे मेरे पास क्या, ये cos थीटा यही बचेगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो आप सभी लोगों को पता 1 होती है ना। और अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं इस वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे sec और cos इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 1। इसको मल्टीप्लाई करने पे tan और cos को करूंगा, tan क्या होता है, साइन बाय cos, तो cos से cos कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास साइन, है ना। तो नीचे मेरे पास सिर्फ रह गया 1 माइनस साइन, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया k/(1 - k) के बराबर। अब सोल्व करना है तो भाई पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो k-1 ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर k-k साइन। आप देखेंगे यहाँ पे k दोनों साइड है, प्लस में तो कट जाएगा, और ये मेरे पास k साइन 1 के बराबर आ गया, k हो गया 1/sin। 1/sin क्या होता है, कोसेक, ठीक है। बेसिक ये है, वरना टाइम है आपके पास और आपको बेसिक में नहीं पढ़ना तो वैल्यू पुटिंग से तो आप कर ही लोगे 30 और 60 रख के। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि वेंडर ने डिसाइड किया कि अपनी गुड्स को बेचेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 15
मैंगोज, सॉरी मैं रिपीट करता हूं दोबारा। एक वेंडर ने डिसाइड किया कि वो गुड्स को कुछ इस तरीके से बेचेगा कि 15 मैंगोज का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बराबर होगा 18 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस के। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे बताना है कि क्या होगा। सिर्फ 40% लोगों ने किया इसे सही, क्योंकि इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे पूछा, लोगों ने बेसिक प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आंसर मार्क कर दिया। अगर मैं सोल्व करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कट जाएगा मेरे पास, 3 से काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 6 हो गया और कॉस्ट प्राइस 5 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 6 में से 5 घटाया 1 का प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट प्राइस से पूछता तो आप कहते सर 1/5 इंटू में 100% 20% ज्यादा। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 1/6 इंटू में 100%, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 16.66%। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया 48 और 64 है। अगर पीक्यू का मान हमें क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, तो आप बता दो कि भाई ए बी का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर मेरे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। अब ये दोनों सिमिलर दे रखे थे ना हमें, तो ए बी मैंने यहां से लिया और पी क्यू लिया। पी क्यू दे रखा है और ए बी निकालना है, इसलिए हमने ऐसे ही लिखा। और हमारे पास यहाँ पे 48 और 64। अच्छा, पी क्यू का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पे 8 ही लिख देता हूं। आपको पता है सर 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, कट जाएगा, तो मेरे पास ए बी का स्क्वायर बचेगा जो कि किसके बराबर होगा? 48 के बराबर होगा। और ए बी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो 16 इंटू 3 होता है, तो 4√3। ठीक। अगला सवाल हमारे पास रेस का सिंपल सा सवाल है। कहता है 1000 मीटर की रेस होती है भावना और जुगनू के बीच में। भावना बहुत तेज है क्योंकि वो पहले ही 175 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करती है जुगनू से। उसके बाद भी जुगनू जीत जाता है और फाइनल पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है भावना से। और अब भावना क्या है? 125 मीटर पीछे है जुगनू से। तो अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास रेस कितने मीटर की थी? 1000 मीटर की थी। जुगनू कितना भाग गया? 1000 मीटर भागा। भावना कितने भागी? आप कहेंगे सर 1000 मीटर की रेस थी, एक तो वो पहले कितना स्टार्ट कर रही है? 275 मीटर आगे से स्टार्ट कर रही है, तो ये कम हो गया। और जब जुगनू ने रेस कंप्लीट कर ली तब भी 125 मीटर पीछे है, तो 125 और घटा दो। तो भावना ने जब इतना भागा होगा तो इतने टाइम के अंदर जुगनू ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा इनका वो इतना होगा कि भावना इतना कर रही है तो इतना ये जुगनू कवर करेगा। हमें बताना है कि स्पीड का रेशियो क्या होगा जुगनू और भावना का। आप कहेंगे अगर सर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाती है। तो जो डिस्टेंस का इन्होंने जितना डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किया वही इनकी स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये आ गया मेरे पास 600 और ये आ गया मेरे पास 1000, तो ये वाली वैल्यू 3:5। हमसे पूछा है जुगनू और भावना का रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा? 5:3। तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? अगला सवाल हमारे पास कहते हैं कि जो एवरेज एज है किशोर, उसकी वाइफ और उनके बच्चे की 7 साल पहले वो 39 थी। तो किशोर, उसकी वाइफ और उनका बच्चा 7 साल पहले एवरेज एज इतनी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? तो आप 7 साल बढ़ जाएगी एवरेज एज भी, तो 39 + 7 ये वाली वैल्यू हो गई 46। और एवरेज है तो सम निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया, इतना सब एक लाइन में कर सकते हैं। उसकी वाइफ और उसके बच्चे की 10 साल पहले एवरेज एज 31 थी, तो वाइफ और बच्चे की अगर प्रेजेंट की बात करें तो एवरेज एज हो गई कितनी? 41। और कितने? 2 लोग हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा सम निकालने के लिए। हमें बताना है प्रेजेंट एज किशोर की क्या होगी। तो भाई इस वाली में से इसे घटा दो सीधा सीधा।
आप देखेंगे यहाँ पे किशोर की कितनी बचेगी, यूनिट डिजिट चारों ऑप्शन की डिफरेंट दिख रही है तो पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी। 6 तिया 18, 8 2, 8 में से 2 घटा तो 6, यूनिट डिजिट 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को? चलते हैं आगे। कहता है ए एक काम को 8 दिन में करता है अगर 5 घंटे रोज काम करे, बी उसी काम को 7 दिन में करता है अगर 9 घंटे रोज काम करे, उन्हें कितना टाइम लगेगा साथ मिलकर काम करने में अगर वो डेली 24/5 आवर्स काम करे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, हम आवर्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि कितने घंटे में काम हो रहा है। अगर मैं एक ही बात करूं तो 8 घंटे 8 दिन तक 5 घंटे रोज करेगा तो टोटल कितने घंटे लेगा, 40 घंटे में काम करेगा। बी की बात करेंगे तो 7 दिन तक डेली 9 घंटे काम कर रहा है तो कितना 63 घंटे में पूरा काम कंप्लीट करेगा। अगर आपको एलसीएम लेना है टोटल वर्क का तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 9 7 63, कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा इनके में, है ना, तो 14 to 63 हो जाएगा, बाद में देखेंगे कुछ कट गया तो कट गया। अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की 63 हो जाएगी, बी की 40 हो जाएगी, है ना। दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो 103 की एफिशिएंसी से करेंगे, ठीक है। डेली कितना काम करते हैं अब दोनों मिलके 24/5 आवर्स, तो दोनों साथ मिलके 1 घंटे में इतना करेंगे तो पूरे दिन में कितना करेंगे 24/5 करेंगे, है ना। तो ये इनका एक दिन का काम हो गया। मैं मान लेता हूं एन डेज तक ये काम करते हैं तो टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे एन डेज में, जो कि हो जाएगा इनका 40 इंटू में 63। सोल्व करके हमें एन का मान बताना है कि कितना टाइम इन्हें लगेगा। 24 से तो कुछ कट रहा है, 8 से काटूंगा तो 5 आ गया और 3 से काटूंगा तो ये 21 आ गया। 21 इंटू 5 105, इंटू में 525 डिवाइडेड बाय 103, ये आ गया मेरे पास n का मान, और n का मान यहाँ पे 5 जा 515 हो गया तो 10 बचेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल सिंपल सा, इसे सोल्व करके बता दो भाई क्या आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये रूट यहाँ पे नहीं था, ये और ये यहाँ पे भी नहीं था, ठीक है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, आप कहेंगे सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मेरे पास 7 प्लस r अपॉन में 324 है, और ये मेरे पास 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 361 डिवाइडेड बाय 324 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका मान बताना है, r का मान बताना। आप देखेंगे 24 यहाँ पे, 324 यहाँ पे भी है, तो r को निकालने के लिए 7 प्लस है ना, इधर ले जाऊं 7 को और माइनस कर दूं, और अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो ये ऐसे करके यहाँ पे 324 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां से मेरा ये कट गया। अब आर का मान बताना है क्या आएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है तो आर नेगेटिव में आने वाला है, तो ये या फिर ये। अब क्या आंसर आएगा, कैलकुलेशन कर लो सिंपल तरीके से तो भी मिल जाएगा, वरना आप डिजिटल सम करके देखो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, जो मर्जी तरीके से कर लो। आपको क्या चाहिए, अपना आंसर चाहिए। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि चार ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है। लास्ट 2 डिजिट से करना चाहो तो लास्ट 2 डिजिट से भी आप कर सकते हो। देखो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, तो ये 6 आएगी लास्ट 2 डिजिट। इसकी लास्ट 2 डिजिट है 61, तो लास्ट 2 डिजिट मेरे पास क्या आएगी 07। 07 किस में, इसमें है, तो यही आंसर होगा। और नेगेटिव में है तो पूरा का पूरा बड़े में से छोटे को घटाया। अगला सवाल क्या था, 2 साल पहले एक विलेज की पॉपुलेशन थी 56,200, माइग्रेशन की वजह से लोग शहर में चले गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन 20% से घट गई पहले साल। अगले साल जो पॉपुलेशन है वो 30% से बढ़ गई, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी अवेलेबल होगी गांव में। तो हमें बताना है प्रेजेंट पॉपुलेशन विलेज की क्या होगी। बहुत सिंपल है, 56200 थी, पहले साल 20% कम हो गई तो 4 भाग 5 रह गई, 30% अगले साल बढ़ गई तो 13 भाग 10 हो गई, और हमें फाइनली वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सिंप्लीफाई करने का देखो तरीका क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अब देखो ये 10 है, एक 0 एलिमिनेट हो गई। अब ये 5 है, 5 से यही कटेगा। बेटर है कि मैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 10 बन जाएगा और एक 0 ये चली गई। अब मेरे को ये सोल्व करना है, 562 इंटू में ये बन जाएगा 8,
और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 13। अब आपके ऊपर, आप कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। 3 8 जा 24, 4 2 जा 8, यूनिट डिजिट आएगी 8, तो ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों में से ही आंसर होगा। अभी भी काम नहीं खत्म हुआ। अब और क्या कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन मेरा 8 से डिविजिबल है, कौन सा 13 से डिविजिबल है, ठीक है। वरना मल्टीप्लाई तो आप पूरा कर ही लेंगे, वरना लास्ट 2 डिजिट भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो सारे तरीके हैं हमारे पास, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। जैसे कि 13 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 8 जो होता है 104, और यहाँ पे मेरे पास 562। अगर मैं किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट चाहिए ना, तो खाली लास्ट 2 डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो अगर मैं 62 को 04 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो लास्ट में आएगा 48। लास्ट में 48 किसमें, इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर आपको लास्ट 2 डिजिट से नहीं करनी है तो आप सीधा क्या करो, इसका 8 का डिविजिबिलिटी देख के देख लो। 8 से चेक करना आसान है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 068 क्या ये 8 से कट रहा है, 64 कटता है, 68 नहीं करता, तो ये हट गया, तो यही आंसर हो सकता है। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो दिमाग में आया आप उस हिसाब से करेंगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि जो डायमीटर है ना एक स्फेयर का, वो बराबर है एक स्क्वायर की साइड की जिसका एरिया हमें दे रखा है 784। अगर एरिया 784 है तो साइड कितनी हो जाएगी, 28 का स्क्वायर होता ना ये, तो साइड हो गई 28। ये डायमीटर के बराबर है स्फेयर के, तो 2r के बराबर हो जाएगा 28, और रेडियस आ गया मेरे पास यहाँ पे 14। हमें बताना है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, पाई को 22/7 लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, पाई है 22/7, और मेरे पास यहाँ पे r क्यूब मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14। अच्छा एक चीज बताओ, 22/7 इंटू 14 क्या आपको ये वाली वैल्यू ऑलरेडी पता है? भाई एक सर्कल का एरिया जिसका रेडियस 14 हो, बता रखा है आपको 616 वैल्यू होती है। देखो जितनी चीज आपको पहले से पता होगी उतना आसान आप कैलकुलेशन को अपना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू जाएंगी तो हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू में 616 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा एक चीज बताओ, मैं ऑप्शन देखता हूं, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक ले रखा है क्या, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ है ऑप्शंस बनाने में भी, इन्होंने लास्ट वैल्यू को ना अप्रोक्सीमेट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ और पॉइंट में वैल्यू जाती है तो आप कहेंगे यार या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा या फिर कोई नहीं बचेगा। अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो 0.66 आता है, 2 रिमाइंडर बचता है, सॉरी 1 बचता है तो 0.33 आता है, और 2 बचता है तो 0.66 आता है। तो जनरली 66 को हम अप्रोक्सीमेट करके 0.7 लिख देते हैं और 33 को 0.3 लिख देते हैं, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो 0.3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन 0.7 भी कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन 0.6 दिख रहा है ना चारों में। तो 0.6 वाले हो सकता है एग्जामिनर ने जब हमने क्वेश्चन बनाया तो इसमें उसे राउंड ऑफ नहीं किया और बस पॉइंट के बाद पहली वैल्यू को ले लिया। तो उस केस में मेरे को ये चीज समझ आ रही है, आंसर होगा तो या तो ये होगा। इन दोनों की तो पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म हो गई या नहीं हो गई, जल्दी बताओ। अगर हो गई है तो अब इस कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या करेंगे, मेरे पास अभी भी अप्रोक्सीमेट निकालना चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट निकलेगा, ठीक है। 616 को 4 से करूंगा तो 16 4 जा 64, और ये 3064 आएगा, इनटू में 14 है, कुछ मिस्टेक कर दी ना, 6 क्यों ऐड होगा यार, ये 24 होगा, ठीक है, क्लास हो गया, ये आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहां से आप इसे या तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे या अप्रोक्सीमेट अगर लेने की कोशिश करें हम, यहां से काट दूंगा 821.33 आएगा, उसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 जा 96, दो ही ऑप्शन बच रहे हैं मेरे पास, 11,000 एक 13,000, 13,000 तक जा पाएगा। 14 1 जा 14, 28 29, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 14 8 जा 112 और 2 114, यहां तक जा रहा है ये 11491, ठीक है। 0.33 मैंने नहीं लिया था तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला आंसर करेक्ट बैठेगा।
ठीक है। एक सवाल ये था हमारे पास, कहता है कि एक कोन की जो रेडियस है और वो जो हाइट है वो हमें 4.9 और 12 दे रखी है। कोन को अगर कट कर दिया फ्रॉम द मिडल परपेंडिकुलर टू बेस, मिडल से काटा है, बेस ये है इसकी परपेंडिकुलरली हमने काटा है, जैसे यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा है। तो हमें बताना है, और ये दो पार्ट्स में बढ़ गया, तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम क्या होगी फर्स्ट पार्ट की। हालांकि यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स लिख दिया, ये नहीं लिखते तो ज्यादा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। 2 इक्वल पार्ट्स देख के तो आपको समझ ही गए होंगे कि वॉल्यूम में 2 इक्वल पार्ट में अगर बताए तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कोन की क्या होती है 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 4.9 को 49/10 का होल स्क्वायर इंटू में 12 ये होती है, और इसे दो पार्ट में बांटा है तो इंटू में 2। अगर मैं बीच में से परपेंडिकुलर टू बेस काटता हूं ना तो 2 इक्वल वॉल्यूम में बढ़ जाता है मेरा कोण। अब इसे सोल्व करके हमें अपने क्या बतानी है, फाइनल आंसर बतानी है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा दूरी पे तो नहीं है, पास पास ही है। चलिए सोल्व करते हैं। 2 से और 3 से 6 तो 2, और यहाँ पे नीचे तो 100 आ जाएगा मेरे पास एज इट इज। 49 से 7 काटूंगा, ये 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं कैसे, तो 7 की पावर 4 को 7 से काटूंगा, 7 की पावर 3 जो होती है 343, और 22 और 2 में मल्टीप्लाई करा तो मैं 4 अलग कर लेता हूं और 11 को अलग कर लेता हूं। क्या ये आएगा मेरा जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, ये आप देख सकते हैं 7 का मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा, और पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। तो पॉइंट के बाद जो 2 वैल्यू आएंगी 4 का मल्टीपल होगा। तो भाई क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं है। ये है लास्ट की 2 डिजिट, ये भी लास्ट की 2 डिजिट है, ये भी है। 11 का देखना है अगर हमें, यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से कर लो। 3 चौक 12, 2 और 1 2, यूनिट डिजिट आएगी 2। किस में आ रही है यूनिट डिजिट? 2 इसमें आ रही है, तो यही आंसर हो। चले आगे। कहता है हमारे पास क्या है, एक टावर होगा जिसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें यहां पे दे रखा है कितना, थीटा। ग्राउंड से कुछ इस तरीके से कि कोस थीटा 15/17 है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो मैं इसे 15x और इसे 17x कह सकता हूं कि रेशियो तो रहेगा। और अगर ये 15x 17x है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 8x हो जाएगी। ये मैंने टावर को माना है, ठीक। अब पॉइंट को अगर हम 286 मीटर टुवर्ड्स द टावर ले जाएं तो यहां पे हम 286 मीटर आगे बढ़ गए। अब जो एंगल बनता है वो फाई बनता है कुछ इस तरीके से कि साइन फाई 3:5 है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये 3y मान लेता हूं और ये 5y। x मत मान लेना क्योंकि x हम ऑलरेडी ले चुके हैं दूसरे वाले केस में। रेशियो को मेंटेन हमें करना है, बस हमें वैल्यू बतानी है टावर की हाइट क्या रहेगी। अच्छा ये 3y 5y है, ये 3y है, तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 3y किसके बराबर हो गया, 8x के बराबर हो गया। तो अगर मैं y रेशियो x निकाल लूं तो क्या ये 8:3 आ जाएगा, है ना। तो y को 8 रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x को 3 रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 15x है तो 15 इंटू में 3 45 रेशियो हो गया। y 4 इंटू में 8 ये 32 रेशियो हो गया। 45 में से 32 घटा दिया तो ये कितना मिल गया 13 रेशियो। 13 रेशियो किसके बराबर है 286 के। कितने टाइम्स जा रहा है 22 टाइम्स जा रहा है। 1:22 के बराबर है जब हम x को मल्टीप्लाई कर चुके हैं किससे 3 से और y को मल्टीप्लाई कर चुके हैं 8 से। तो ये 8x है, x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे और एक रेशियो किसके बराबर 22 के, तो इंटू में 22 कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट कितना हो गया 24 इंटू 22 तो 23 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 529 माइनस 1 528। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। क्लियर। अगर किसी को हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है कैसे करा तो मैं रेशियो में लिख देता हूं। मैं मान लेता हूं y को मान लेते हैं 8z और x को मान लेते हैं 3z। तो अगर यहां पे हमने x को 3z रख दिया तो ये 45z,
ये 32z, 45 में से 32 घटाया तो ये 13z, और इससे मेरे पास z का मान आ गया 22। z का मान 22 आ गया तो 8x था मेरे पास, तो ये हो गया 8 इंटू में 3z मतलब 24z, और z की जगह 22 रखेंगे तो 24 इंटू में 22 ही आ जाएगा। ठीक, सबसे छोटा नंबर बता दो जो इन दोनों में हम घटा दें, और 20 क्या बन जाए उसके बाद, थर्ड प्रोपोर्शनल बन जाए इन दोनों का। अगर मेरे पास दो नंबर दे रखे हो ए बी, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब इनमें क्या, मान लो मैंने x को हटाना है, तो मेरे पास b हो गया 15 माइनस एक्स, और a हो गया मेरे पास 10 माइनस एक्स, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका ये कितना बनाना है, हमें 20 बनाना है। सोल्व करके हमें अपना आंसर बताना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे हमारे पास दे भी रखा है, तो 20 इंटू में 10 माइनस एक्स इधर आ गया, और ये 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब देखो सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी, आप सोल्व करके वैल्यू निकाल लोगे, बट क्या ऑप्शन की मदद ले ले, एक्स का भाई कुछ भी जो भी मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करने पे हमें 20 का मल्टीपल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स के चारों वैल्यूज इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं 3, तो 15 माइनस 3 12, 12 के स्क्वायर में कभी भी 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 4 रख दिया, 11 का स्क्वायर में कभी 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 रख दिया तो 10 का स्क्वायर बन गया 100, जो 20 से कटता भी है, तो यही पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। 2 रखूंगा, 13 के स्क्वायर में कभी 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगला सवाल हमारे पास देखिए फटाफट से, ये हमें कुछ दे रखा है और हमें बताना है इसका मान क्या होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, क्यूब दिख रहा है, फिर क्यूब दिख रहा है, फिर क्यूब दिख रहा है, और फिर कुछ दे रखा है। इसे देखते ही आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी याद आएगी या नहीं आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कहीं ऐसा कुछ चल रहा हो हमारे पास। ठीक है, अगर मेरे को इसे पूरा सिंप्लीफाई करना है तो ए क्या मानेंगे, 11x माइनस 9 है। बी क्या मानेंगे, देखो 8 को अगर अंदर ले जाऊं तो 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा ना क्यूब में अंदर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 12 माइनस 2x का होल क्यूब, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 अंदर ले लो, 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो बी हो गया 2 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। और सी को अगर हम देखें तो 27 से 3 अंदर जाएगा तो 3 8x प्लस 13 का होल क्यूब। ये हो गया मेरे पास ए बी सी। और अगर मैं इधर देखूं तो मेरे पास यहां पे माइनस ए है, अगर मैं यहां से रिप्लेस कर दूं तो ये माइनस ए बन जाएगा। ये वाली वैल्यू 6 माइनस एक्स, ये मेरे पास क्या है, b बाई 2 है, और 8x प्लस 13 ये क्या है मेरे पास, c बाई 3 है। आप यहां पे देखेंगे और ये माइनस भी 3 इसमें अंदर जाना था, तो ये 3 है, तो यहां पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर ये 2 और 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 और 3 काट दिया तो ये क्या मेरे पास 3 abc बच जाएगा। तो मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ गया, क्या ये 3 abc के बराबर आ गया। ये कब होता है, या तो हमारे पास हो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, या फिर हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरली जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो इस प्रॉपर्टी पे बनाता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 कब होता है, अगर हमें दे रखा हो a b और c क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उस केस में हमें ये लेना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 बनेगा नहीं। तो नेचुरल नंबर अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन है तो हमें ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में हम यही वाली प्रॉपर्टी लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर a b और c इनका सम 0 करना है तो हमें x का मान मिल जाएगा, वो हम यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे 11x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो बचा कितना 9x, और यहाँ पे माइनस का 24x है, तो माइनस का 15x बच जाएगा मेरे पास। यहाँ पे -9 प्लस 12 तो 3 बच गया,
और ये है माइनस का 39, तो माइनस का 42 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 14/5, ये आएगा 3 से काटने के बाद, और ये भी माइनस में -14/5। -14/5 यहां पे पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखो स्क्वायर करने पे 5 स्क्वायर से 25 कट जाएगा, -14 पॉजिटिव हो जाएगा तो 196 आ गया। फिर माइनस आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस में 45 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 14 +1। और ऐसे ही नीचे भी सेम चीज करूंगा तो 196 माइनस की जगह हो जाएगा +14 और +1। तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास 183 डिवाइडेड बाय 211, ये वैल्यू आ रही है। कुछ मिस्टेक करी क्या हमने? +9 -24 -15x, तो ठीक है। 9 + 12 प्लस का 3, अच्छा ये 36 होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर ये -12/4 है तो यहाँ पे 12 14 की जगह 12 का स्क्वायर होता है 144, 132 133, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 157। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे कि एक पाई चार्ट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्रांड एक्स कार ओनर्स कितने हैं 5 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, आउट ऑफ टोटल 4 करोड़ कार ओनर्स इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स। मतलब कहने का ये है कि यहां पे हमारे पास ये 5 स्टेट दे रखी हैं। स्टेट ए के अंदर भी 4 करोड़ कार ओनर्स हैं, इसके अंदर भी 4 करोड़ कार ओनर्स हैं, इसके अंदर भी 4 करोड़ हैं, इसके अंदर भी 4 करोड़ हैं, और इसके अंदर भी 4 करोड़ कार ओनर्स हैं। अगर स्टेट ए की बात की जाए तो आप देखेंगे 20% दे रखा है डेटा में, तो इसमें 4 करोड़ में से 20% लोगों के पास ब्रांड एक्स की कार है, मतलब 80 लाख। 4 × 2 8 हो जाएगा। सर 80 लाख लोग आप कह सकते हैं कि ब्रांड एक्स की कार यूज करते हैं, जबकि टोटल 4 करोड़ कार्स में से, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट में 4 करोड़ लोग कार यूज करने वाले हैं, जिनमें से 20% ब्रांड एक्स के करते हैं। इसी तरीके से सारा डेटा दे रखा है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि डीआई क्या है। डीआई समझ आ गया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे कहता है अगर रिस्पेक्टिव रेशियो देखें, टोटल नंबर ऑफ ब्रांड एक्स कार ओनर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रांड पी कार ओनर्स इन स्टेट ई, वो है 10:4। तो ब्रांड एक्स है और ब्रांड पी है, इनके कार ओनर्स का रेशियो है 10:4 स्टेट ई के अंदर। हमें बताना है कि जो ब्रांड पी कार ओनर्स हैं स्टेट ई के अंदर, वो कितने प्रतिशत कम है जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांड एक्स कार ओनर्स हैं स्टेट ए के अंदर। ठीक है, तो आप इसे वैसे तो बहुत एक बेसिक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रांड एक्स कार ओनर्स इन स्टेट ई। स्टेट ई के अंदर ब्रांड एक्स के कार ओनर्स कितने हैं? हमारे पास यहाँ पे 28% है। 28% किसका? 4 करोड़ का। अच्छा, आप ये बताइए कि स्टेट ए के अंदर ब्रांड एक्स कार ओनर्स कितने हैं? 20% किसका? 20% 4 करोड़ का। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 10 है ये रिप्रेजेंट करता है 20%, 28% ऑफ 4 करोड़। तो अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में स्टेट ए का देखूं तो 20% ऑफ 4 करोड़ किसके बराबर होगा, या फिर रेशियो की टर्म्स में अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये हो सकता है, मैं कह सकता हूं 28% रिप्रेजेंट करता है 10 रेशियो को। 28% 4 करोड़ का ना, ये 10 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये 20% ये भी 4 करोड़ का ही है, तो 20% किसे रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर 10/28 इंटू में 20, क्या इतने रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा? तो ब्रांड एक्स की जो
कार्स हैं स्टेट ए के अंदर, वो कितनी हो गई 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 28। और यहाँ पे हमारे पास कितनी है ब्रांड पी की 4 रेशियो है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सोल्व करूं तो आप देखो 100 जब बनता है तो उसे नहीं छोड़ते, 100 यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे 14 कर देते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे मेरे पास हो गई कितनी 56। ये क्या है ब्रांड पी की कार्स हैं और ये ब्रांड एक्स की कार्स हैं। ये स्टेट ए की बात कर रहे हैं और ये ई की बात कर रहे हैं। ये कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। कितने कम है यहाँ पे 44 कम है, तो कितने परसेंट कम हो गया 44% कम हो गया। अच्छे से समझ में आ गया आपको डीआई का सवाल किस तरीके से करना है ये, ठीक है। तो बेसिक में जाने की जरूरत नहीं, आप रेशियो की टर्म्स में देखो, हमें रेशियो दे रखा तो इसी रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया और अपना आंसर निकाल लिया। कहता है एक आदमी 930 किलोमीटर 15 घंटे में जाता है, 15 घंटे और 30 मिनट में कवर करता है। पहले 8 घंटे में एवरेज स्पीड 45 है, अगले 3 घंटे में 60 है और उससे अगले 3 घंटे में 90 है। तो हमें बताना है कि लास्ट 1.5 आवर्स में उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं सर, टोटल डिस्टेंस बराबर यू कवर करेगा दोनों तरीके से। वो यहाँ पे 930 दे रखा है, अब किस तरीके से कवर कर रहा है आप कहेंगे सर पहले 8 घंटे में कितनी स्पीड है 45, तो कितना डिस्टेंस 8 इंटू में 45 कवर कर लिया। फिर 60 की स्पीड से 3 घंटे चला, फिर 90 की स्पीड से 3 आवर्स चला। अब हमारे पास कितने घंटे उसने चल लिया 8 और 3 11 और 3 14, टोटल कितने घंटे में कवर करनी थी 15 घंटे 30 मिनट में। कितने घंटे बच गए 1.5 आवर्स कह सकते हैं बच गए। स्पीड चाहिए होगी x जिससे कि सेम टाइम में पूरी जर्नी को कवर कर लें। सोल्व करके हमें स्पीड का ही मान बताना है कि क्या आएगा, कर लेते हैं सोल्व। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 को कॉमन ले लूं, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 15 इंटू में 8 कितना होता है 120। ये पूरे में इस पूरे में यहाँ पे मेरा 3 कॉमन आ जाएगा। 3 को कॉमन ले लिया तो 60 प्लस 90 150 प्लस 120 270 हो गया। और यहाँ पे ये 930 है और यहाँ पे ये 1.5s है, 3/2s भी लिख सकते हैं। 3 से काट देंगे 310 आ गया, 270 घटाऊंगा 40 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वार्टाइल के ऊपर है। ये मैंने पहले भी आपको करा रखा है, YouTube पे क्वार्टाइल वाली कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या आता है कि हमारे पास ये डेटा दे रखा है, तो इस डेटा में आप बता दो थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा। क्वार्टाइल क्या होता है, हम जनरली फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, 3 क्वार्टाइल पढ़ते हैं और थर्ड क्वार्टाइल। कोई भी मेरे पास डेटा हो, अगर मैं उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो 25% डेटा इधर होगा, 25% इधर, 25% इधर और 25% इधर। और आप देखेंगे ये 50% हो गया और ये 50% डेटा इधर हो गया। तो जो ये मिडल वाला होता है तो ये हमारा मीडियन भी कहलाता है, क्वार्टाइल 2 ही हमारा मीडियन भी होता है। अच्छा जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा दे रखा हो तो हम मीडियन को कैसे निकालते हैं। आप कहते हैं सर सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो कितनी है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसका सम कर लो। तो ये हो गया 20, मेरे पास टोटल डेटा 20 है ना। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा हो तो हमारे पास एक, मैंने इवन के केस में आप वैसे जो मीडियन निकालते हैं वो आप कहते हैं कि सर n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 है, तो आप इससे निकालते हैं। मैंने इसमें बताया था कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो ओड वाला फॉर्मूला होता है मीडियन का, डेट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब 20 है 21/2, मतलब 10.5th नंबर की जो हमारी टर्म होगी वही क्या होगी हमारी यहाँ पे मीडियन कहलाएगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे डेटा सेट 2 से डिवाइड कर रहा था, जब मैं 2 में बांटना था, मुझे मिडल वाली वैल्यू चाहिए थी। क्वार्टाइल में 4 में बांटते हैं तो हम इसे डिवाइड में 4 कर देते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना हो तो 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड क्वार्टाइल निकालना हो तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 2, जो कि मीडियन ही बन जाता है, 2 से 2 कट जाता है। थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाता है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 टर्म कौन सी होगी, हमारे पास n का मान है 20, तो
21 इंटू में 363 डिवाइडेड बाय 4, तो 15.75 नंबर की हमें टर्म चाहिए। वो हमारे क्या होगी, मीडियन टर्म। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा है मार्क्स का? बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप यहाँ पे देखो 2 हो गए, यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक 14 हो गया और यहाँ तक 20। तो 15 से लेके 20 तक सारी की सारी टर्म्स हमारी कहाँ है? सबकी वैल्यू 15 से लेके 20 टर्म्स की 50 है, तो 15.75 टर्म की वैल्यू भी क्या होगी, 50 होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये मैंने करा भी रखा है आपको, क्वार्टाइल के ऊपर कंप्लीट सेशन ले रखा है, जिससे आपको सारे कंसेप्ट सब कुछ से पता चल जाएगा। तो वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रीट इंटरवल हो या फिर पूरी क्लास इंटरवल्स हो, चाहे फिर बेसिक डेटा हो कैसे निकालना है, सब समझा रखा है उसमें। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, और टेस्ट देने के लिए आरबी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों के लिए मदद करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट अलग दे रखे हैं हमने। प्री के और मेंस के जो फुल लेंथ है वो तो है ही अलग, जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं हर टॉपिक के लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट टॉपिक आपको कवर करा रखा है उसमें टेस्ट की फॉर्म में, तो वो बहुत ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, आप वो देख सकते हैं। और जो लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आरबी के ऑफिशियल बैच से कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी एग्जामिनेशंस की कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आप द्रोणाचार्य बैच भी ले सकते हैं, ऑफिसर बैच के साथ सारी टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री रहती हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो रुकिए मत और अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं आप अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अभी अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।